Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का आपके लिए जो 1 मई 2021 के लिए जो टॉपिक है वो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल के अंदर हम क्या क्या बता सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपके सामने रखता हूं। इसका परिचय इस तरह से है, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वैसे रेगिस्तानी इलाके से बिलोंग करती है, क्योंकि इराक लगभग पूरा ही रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन जो दक्षिणतम हिस्सा है वो रेगिस्तानी मिट्टी होने के बावजूद पानी की कुछ हद तक सुलभ पहुंच वहां थी। दजला और फरात नदियों के बहाव क्षेत्र में था। जब कभी बाढ़ आ जाती थी तो नई नई मिट्टी उस एरिया में बिछ जाती थी, जिसकी वजह से दक्षिणी जो मेसोपोटामिया का हिस्सा है उसके अंदर पैदावार ज़्यादा होती थी। इस तरह से ये लोग आत्मनिर्भर हुआ करते थे। माना जाता है कि जो उत्तरी भारत, उत्तरी जो मतलब मेसोपोटामिया है उसकी अपेक्षा दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोग ज़्यादा आत्मनिर्भर थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में बड़े बड़े शहरों का विकास भी हुआ। उनमें से कुछ शहरों के नाम मैं आपके सामने बताता हूँ। इनमें एक शहर का नाम था उर, दूसरे का नाम था उरूक नगर, तीसरे का मारी नगर, चौथे का लेबनान, पांचवें का बेबीलोन। तो इस तरह से ये 5 महानगर जो कि उस समय डेवलप हो गए थे, जिनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। शहरों के अंदर अलग अलग तरह की कार्यशैली अपनाने वाले लोग, विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग इकट्ठे रहते थे, और इस तरह से शहरी सभ्यता जो है अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होती थी, क्योंकि वे गांव से जो चीज़ उन्हें मिलती थी वो जैसे खेती का जो अनाज है, मांस है, मक्खन है, दूध है, इस तरह की चीज़ें गांव से शहर की तरफ भेजी जाती थी। इस तरह से वो लोग आत्मनिर्भर, शहरी क्षेत्र के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, ग्रामीण लोगों पर निर्भर रहते थे। अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पैदावार बहुत अच्छी हो गई है तो इन लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलता था। इसमें हम बता सकते हैं कि जो भौगोलिक इसकी परिस्थितियां हैं उनके विषय में, उत्तरी भारत जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है उसके अंदर बहुत ही बड़े क्षेत्र पर पर्वतों से वो घिरा हुआ है। उसके बाद कुछ क्षेत्र ढलान का क्षेत्र भी है, कुछ पठारी क्षेत्र भी वहां देखने को मिलता है। तो उत्तरी क्षेत्र के अंदर इतनी पैदावार वगैरह नहीं होती। दक्षिणी मेसोपोटामिया में हालांकि पूरे वर्ष में बहुत कम वर्षा वहां पे प्राप्त होती है, लेकिन कृत्रिम सिंचाई के संसाधनों की बदौलत ये सब संभव हो पाया है कि वहां पे खेती होती है। इसमें यहाँ पर हमने ये देखा है मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के अंदर कि वहाँ 2 प्रमुख रूप से नदियाँ हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज निकली हुई हैं, यानी सहायक नदियाँ उनकी उसके अंदर आकर के मिलती हैं। तो इन सभी सहायक नदियों में से और वितरिकाएं बनी हुई हैं, उन वितरिकाओं से वो प्राचीन काल से ही, जब से ही मतलब कांस्य युगीन सभ्यता का विकास देखा जाता है, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये 3000 ईस्वी पूर्व में यह शुरू हो पाई थी। यानी ये उस समय काल की है जब कांसे धातु का प्रचलन सबसे ज्यादा था, और कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन धातु, जिसे रांगा बोला जाता है, इन दोनों को मिक्स करके विभिन्न प्रकार के औजार उस समय बनते थे। तो इसमें इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो ब्रॉन्ज एज मतलब सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है। और इसके बाद में हम ये बता सकते हैं इसमें मेसोपोटामिया के भूगोल के अंदर कि इसके आसपास का इलाका कैसा रहा। इसके अंदर यहाँ के लोग मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां वगैरह पालते थे। पहाड़ी ढलानों पर वो अपना गुजारा करते थे, पूर्वोत्तर के मैदानों में, और इसके अलावा पहाड़ी प्रदेशों में ये बकरियों को चराते थे। यहाँ पे घास फूस चारा इनको मिलता रहता था, और इस तरीके से बड़े स्तर पर ये लोग मांस वगैरह का उत्पादन किया करते थे, दूध मक्खन वगैरह का उत्पादन किया करते थे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते इस टॉपिक पे आते हैं, मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर बिगेन 7000 एंड 6000 BCE। 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास यहाँ पर खेती का प्रचलन शुरू हो पाया, जो कि नवपाषाण काल के अंदर ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाती है 10,000 साल पहले नवपाषाण काल में खेती होनी शुरू हुई है। तो मेसोपोटामिया में इस सभ्यता में खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में हुई है। इसके बाद ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस
प्रोवाइड्स रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। ईरान के पहाड़ों के अंदर जो टिग्रिस नदी है यानी दजला नदी की जो सहायक नदियां हैं वो एक संचार मार्ग के रूप में या व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। इसके बाद टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर स्प्रेड्स फर्टाइल सॉइल ड्यूरिंग फ्लड। जब दजला और फरात नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसमें बाढ़ का पानी अपने साथ ताज़ा मिट्टी लेके आता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है एलुवियल सॉइल वह बड़े स्तर पर उसको बिछा देता है, बड़े पैमाने पर उसे बिछा देता है और वो एक उपजाऊ एरिया बन जाता है। सम पार्ट इज कवर्ड विद माउंटेन्स एंड रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड विद डेजर्ट। इसमें इसका कुछ हिस्सा जो है पर्वतों से घिरा हुआ है और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है, ज्यादा हिस्सा मरुस्थल से घिरा हुआ है। यूफ्रेटिस रिवर हैज एंटर्ड द डेजर्ट। फरात नदी जब मरुस्थल में प्रवेश करती है, इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू द स्मॉल चैनल। तो इसका जो पानी है छोटी छोटी नहरों के अंदर बट करके बहने लग जाता है। दीज चैनल्स फंक्शन एज इरिगेशन कैनल्स। और ये जो चैनल हैं, इस तरह की जो चैनल हैं वो सिंचाई नहरों के रूप में कार्य करती है। सिंचाई नहरों के रूप में जिस तरह से नहरों का इस्तेमाल किया जाता है पानी की सिंचाई के लिए, तो इस तरह से इस तरह की जो चैनल्स हैं जो इनकी मतलब वितरिकाएं हैं, ये वितरिकाओं का इरिगेशन कैनल्स के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर खजूर वगैरह के बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ उगते हैं रेगिस्तानी इलाके में, जो कि पिंड खजूर यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पैदावार देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर गेहूँ है, जौ है और मसूर है, इस तरह की जो फसलें हैं पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। साउदर्न मेसोपोटामिया पार्ट वाज मोस्ट प्रोडक्टिव। यहाँ बताया गया कि उत्तरी मेसोपोटामिया से और दक्षिणी मेसोपोटामिया का हिस्सा है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा वहां पे उत्पादन होता है, ज्यादा फसलें उगाई जाती है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी मतलब यहाँ पे खेती होती है। वीट, बार्ले, पीस कल्टिवेटेड। यहाँ पर मटर उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, मसूर उगाया जाता है और गेहूं भी उगाया जाता है। एंड सीप गॉड्स इंग्रेज्ड ऑन द स्टेपी। और यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ जो हैं स्टेपी के घास के मैदानों में मतलब यहाँ पे पाली जाती हैं बड़े पैमाने पर, और जिससे मांस वगैरह की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। माउंटेन स्लोप्स प्रोडक्टिव मीट्स, मिल्क एंड वूल इन अबंडेंस। पर्याप्त मात्रा में पर्वतीय ढलानों पर मांस का उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है और ऊन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी में आपको उसका भौगोलिक परिवेश बताना होगा, उसमें किस तरह के पर्वतीय क्षेत्र हैं, कैसा उपजाऊपन है या नहीं है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, सिंचाई के संसाधन कैसे हैं, लोगों का व्यवसाय मुख्य रूप से क्या है, पशु किस तरह के पाले जाते हैं और किस तरह से उनकी आजीविकाएं हैं, ये सब हम इसकी मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी में बता सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, शहरीकरण की का महत्व। तो इसमें बता सकते हैं सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन। शहर और जो कस्बे थे वो ज्यादा मात्रा में जनसंख्या के रहने के केंद्र बिंदु ही नहीं थे, अपितु अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज। और इसके अलावा शहरी जो क्षेत्र था वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जाना जाता था, जैसे कि खाद्य उत्पादन के लिए, व्यापार के लिए और उत्पादनकर्ताओं के लिए, यानी नई नई चीजें यहाँ पे बनती थी, और सेवाओं के लिए जाना जाता था। यानी इन तरह की यहाँ पे गतिविधियां होती थी। पहली गतिविधि उत्पादन, व्यापार और निर्माणकर्ता और इसके अलावा सेवाएं, ये सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां अर्बनिज्म में देखने को मिलती थी। तो जो शहरीकरण का क्षेत्र है यहाँ पर हम देखते हैं कि शहरीकरण के अंदर विभिन्न प्रकार की व्यवसाय करने वाले लोग इकट्ठे रहते थे। वो अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं थे। देहात के इलाके से पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार की खाद्य जरूरतों की चीजें अपने पास मंगवाते थे और यहाँ पे बहुत सी चीजें बनती थी। जैसे मूर्ति बनाने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसको कांसे के औजार चाहिए, तो कांसे के औजार नहीं बनाना जानता है, वो सिर्फ मूर्ति बनाना जानता है, तो उसके लिए कच्चा माल जो है वो दूसरे क्षेत्रों से पत्थर भी लाया जाएगा और जो औजार बनाने वाले कारीगर हैं वो दूसरे व्यक्ति होंगे। और इस तरीके से हर व्यक्ति हर तरह का प्रकार का काम, सभी तरह का काम
काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था, समाज में अलग अलग गतिविधि करने वाले लोग रहते थे। इसके अलावा जैसे धातु से विभिन्न प्रकार के आभूषण वगैरह बनाने वाले जो चीजें होती थी, तो धातु आभूषण जो है वो किसी दूसरे क्षेत्र से धातु वगैरह मंगवाई जाती थी। इस तरह से वहां पे रंगीन जो पत्थर है, जो मुद्राओं में इस्तेमाल होता है, क्वाइंस वगैरह बनाते थे, तो रंगीन पत्थर का इस्तेमाल उस समय किया करते थे, तो ये पत्थर वहां नहीं मिल रहा था। यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। उरुक नगर के अंदर 3000 ईस्वी पूर्व की बात है, वहां एक उरुक नगर के अंदर एक वारका शीर्ष मिला है। वारका शीर्ष के बारे में माना जाता है कि वारका शीर्ष जो है किसी महिला का सिर है, महिला का मुख है और सिर है। उसके अंदर उसकी नीले लाजवर्द का इस्तेमाल किया गया है। नीला लाजवर्द जो है एक बहुत ही बहुमूल्य, एक तरह से मणि की तरह का पत्थर है। उसको कीमती पत्थर को इस्तेमाल उसकी आंखों के रूप में किया गया है, और जो उसके काले डामर और सफेद सीपी का इस्तेमाल उसकी भौहों के रूप में किया गया है। ये भौं कहलाती हैं, इनके रूप में किया गया है। और इसके अलावा उसके सुंदर और सुकोमल गालों की बनावट बहुत ही मतलब नेचुरल दिखने में लगती है, और इस तरह की जो मूर्ति कला है वो कहीं अद्वितीय है, दूसरी जगह से नहीं मिली है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि यहाँ मूर्ति कला के बारे में बहुत अच्छे से ये लोग जानते थे। और इसमें यह भी पता चल रही है कि जो चीजें इस मूर्ति कला में इस्तेमाल हुई हैं वो सारी की सारी चीजें मेसोपोटामिया के क्षेत्र से नहीं मिलती हैं। इसका मतलब इन लोगों ने उस मूर्ति को निर्माण करने के लिए दूसरे क्षेत्रों से कच्चे माल को आयात किया होगा या मंगवाया होगा, और फिर उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया होगा। इसके अंदर हम ये जो इसका जो शीर्ष है, ये सिर्फ शीर्ष ही सुरक्षित बचा है, बाकी उसका हिस्सा अगर बनाया गया था तो टूट गया होगा। तो इस तरह के ये बात पता चलती है। तो ये काले डामर का इस्तेमाल, और जिसे हम कह सकते हैं बिटुमिन बोला जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। सफेद सीपी का इस्तेमाल किया। लेपिस लाजुली का इस्तेमाल, नीले लाजवर्द मणि का इस्तेमाल यहाँ पर आंखों के रूप में किया गया है। और इसके अंदर हम वारका शीर्ष इसको बोलते हैं। 3000 ईस्वी पूर्व की ये मूर्ति कला के विषय में हमें पता चलता है। इससे कि ये शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता में हम ये भी बात रखेंगे कि कुछ लोग हैं परिवहन के संसाधनों से जुड़े हुए थे, कुछ लोग मैसेंजर की भूमिका निभाते थे, कुछ लोग कारीगर के रूप में काम करते थे, कुछ लोग मंदिर के पुजारी के रूप में काम करते थे, और हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य सुनिश्चित थे। इस तरह से समाज में रहने वाले सभी लोगों का एक जैसा व्यवसाय नहीं था, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। तो श्रम विभाजन जो है शहरीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। मेसोपोटामिया और इसकी ज्योग्राफी के अंदर हमें बताना है कि यहाँ पे भौगोलिक परिवेश कैसा है। उत्तरी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, पर्वतीय ढाल देखने को मिलती हैं, जहाँ पर गाय भेड़ बकरियां यहाँ पे पाली जाती हैं। पर्याप्त मात्रा में ऊन, मक्खन का और इस तरह के मीट वगैरह का उत्पादन ये लोग पर्याप्त मात्रा में करते हैं। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर हैं, ये यहाँ के जो इरिगेशन सिस्टम को कंप्लीट करती हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी का जो मतलब उनकी डिमांड है उसको पूरा कर देती हैं। यहाँ पे बताया गया कि यूफ्रेटिस रिवर से निकलने वाली जो वितरिकाएँ हैं उसके जो उसको बट करके विभिन्न धाराओं में बहने लगती है, तो उनकी जो विभिन्न धाराएँ हैं वो एक तरह से कैनल्स का इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल होती हैं। यानी यहाँ पर जैसे नहरें इस्तेमाल होती हैं पानी के लिए, सिंचाई के लिए, तो उस तरह से यहाँ भी देखने में आता है। इसका ये भी हमें बताना पड़ेगा कि जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है वो ज़्यादातर मरुस्थली भाग है, और जो उत्तरी भाग है उसमें पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है। तो पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा दक्षिणी भाग के अंदर उत्पादन ज़्यादा होता है। वहाँ पे बोई जाने वाली जो फसलें, खजूर के पेड़ उगाते हैं, गेहूँ, जौ और उसके अलावा मसूर की खेती और मटर वगैरह यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है। और यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ खासतौर पर स्टेपीज के घास के मैदानों में पाली जाती हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, इसमें शहरीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आपको बताना पड़ेगा कि शहरीकरण में एक ही व्यवसाय करने वाले लोग नहीं रहते थे। हर व्यक्ति को, जैसे कोई भी एक मूर्तिकार व्यक्ति है तो उसको अगर मूर्ति बनाने के लिए एक बहुमूल्य पत्थर की जरूरत है, तो वो बहुमूल्य पत्थर उसके पास मौजूद नहीं है, वो किसी दूसरे स्थान से उसके पास लाया जाएगा। वो उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार करेगा, वो तब कर पाएगा जब उसके पास औजार होंगे। औजार वो खुद नहीं बनाता, औजार किसी दूसरे स्थान से लेके आने पड़ेंगे। और जैसे कि हम ये बात हमें इसमें भूलना नहीं है कि मेसोपोटामिया सभ्यता है वो कांस्य
महाद्वीपीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और जो कांसा बनता है उसकी प्रोसेस तांबा और टिन धातु को मिक्स करके बनाया जाता है, उसे कांस्य बोला जाता है, कांसा, और उसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोला जाता है। तो जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है ये मेसोपोटामिया सभ्यता को बोला जाता है, क्योंकि ये 3000 ईस्वी पूर्व की घटना और उसकी सिविलाइजेशन से संबंधित जानकारी हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसमें जो है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म में शहरीकरण का महत्व के अंदर ये बात लिख सकते हैं कि शहर के अंदर पहले क्या होता था कि कोई एक बड़ा मंदिर बना देते थे और बड़े मंदिर के बाहर धीरे धीरे करके जनसंख्या बसने लगती थी और विभिन्न गतिविधियां करने वाले जो लोग होते थे वो वहां पर निवास करने लगते थे। मंदिर महत्वपूर्ण सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु होता था और ये लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचते भी थे और मंगवाते भी थे और उसको लेखन कार्य कर लेते थे, यानी रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते थे। ये लेखन पट्टिकाएं तैयार करते थे जिससे इनका जो लेन देन है, जो व्यापार, विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात है, जो व्यापार है, उसको सुरक्षित ये बना सकें और भविष्य के लिए वो इनके काम आ सके। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है फिनिश होता है। इसको आप रिवाइज करें और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक टॉपिक है मेसोपोटामिया और इसका भूगोल और एक है शहरीकरण का महत्व, इन दोनों टॉपिक पे जो क्वेश्चंस इन बिटवीन बनते हैं वो आप राइट करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू।